अगर ठोस दोस्तों गैस में बदल रहा है, ठोस क्या हो गया, गैस में बदल गया, तो इस घटना को दोस्तों हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कपूर क्या है, ठोस है, जैसे आग लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातित कपूर क्या हो गया, ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो गया, यानी ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन हो जाएगा, एक कपूर आप तो जानबे करते हैं, नौसादर कपूर हो गया, नौसादर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन की गोली हो गया। तो ये सब क्या है दोस्तों, यह सब जो है आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ये बात आपको याद रखना है। बाद बाकी ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। विद्युत का सुचालक नहीं है मतलब एक होता है विद्युत का चालक, तो विद्युत सबसे अधिक चालक होता है, यहाँ पूछ रहा है कि सुचालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट एकमात्र दोस्तों धातु है जो विद्युत का क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है, विद्युत का चालक है। यहाँ तो ये ऑप्शन कटिए जाएगा, तो ये ग्रेफाइट तो होगा ही नहीं। तो सोना विद्युत का चालक है, सुचालक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हीरा, हाँ हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीरा। ठीक, अब मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ दोस्तों। ग्रेफाइट को दोस्तों हम लोग काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, काला शीशा, हीरा नहीं, काला शीशा पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो दोस्तों काला शीशा हम लोग ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक, और भी बात मैं आपको बताता हूँ। सोना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश पूछेगा कौन है, तो मैक्सिको। कौन सा है, मैक्सिको में सर्वाधिक सोना का उत्पादन होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। कभी कभी दोस्तों एक पीडीएफ 2 बार लग गया है, माफ़ कीजिएगा, मैंने कभी चेक नहीं कर पाया, टाइम नहीं था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में ये भी बता दिए हैं, हाँ यहाँ है, किसी देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है। ठीक है, जिसे किसी मरीज को डैश 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 किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो वो कौन बनाया है, तो ब्रिटेन ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो लाल रंग का प्रकाश होता है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसका जो होता है प्रकीर्णन और विचलन सबसे कम होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्वेश्चन पूछा जाता है किस गैस का होना अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों किस गैस का होना अनिवार्य है, तो ऑक्सीजन गैस का होना, सॉरी दोस्तों CO2 का होना अनिवार्य है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया याद रखना कि केवल दिन में होता है। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछेगा उत्पाद के रूप में हमको क्या मिलता है, तो उत्पाद के रूप में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, O2 मिलता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछेगा कि जल की प्राप्ति होती है, कैसे होता है, तो बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको जल की प्राप्ति किसके कारण होता है, तो बताना है कि ऑक्सीजन के टूटने से, ऑक्सीजन के O2 के यानी ऑक्सीजन के टूटने से हमको क्या हो जाता है, जल की प्राप्ति हो जाती है, ये बात आपको याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, हाँ रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक मनुष्य को बेड़ी बेड़ी सूखा रोग व स्कर्वी रोग बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। देखिए दोस्तों,
बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, सूखा रोग विटामिन डी के कमी से होता है। तो ऐसा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कहाँ आपको दिख रहा है। हाँ तो देखिए बी भी दिख रहा है, बी से बेरी बेरी भी होता है, और सी से स्कर्वी भी होता है, और विटामिन डी से सूखा रोग, जिसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। सूखा रोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिकेट्स। बच्चे में अगर विटामिन डी का कमी है तो उसको रिकेट्स कहा जाता है। उसको क्या हो गया है? रिकेट्स हो गया है। तो ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना, यह जो विटामिन डी है, डी एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ये बात आपको याद रखना। और विटामिन डी की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है? सूर्य की रोशनी से होती है। ये बात आपको याद रखना है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे क्या है तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे क्या है तो रेटिनॉल है। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन बी12 को हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। और विटामिन बी6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। दूध में क्या सम्मिलित है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त? तो दोस्तों दूध में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो अतिरिक्त जो है कैल्शियम और पोटेशियम संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। दोस्तों गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन आपका है एथिलीन। हाँ कौन सा हो जाएगा? एथिलीन। एथिलीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एथिलीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। एथिलीन क्या है दोस्तों? यह एक पादप हार्मोन है। क्या है? और पादप हार्मोन दोस्तों 5 प्रकार का होता है। पादप हार्मोन कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। आपको याद करना है ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जो है दोस्तों ये पेड़ पौधे के लंबाई को बढ़ाता है। क्या कर देगा? पेड़ पौधा को लंबाई को बढ़ा देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे की लंबाई किस हार्मोन के कारण बढ़ता है? तो किस पादप हार्मोन के कारण बढ़ता है? तो ऑक्सिन के कारण बढ़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जिबरेलिन होता है। तो जिबरेलिन जो है दोस्तों ये मोटाई के साथ साथ लंबाई को भी बढ़ाता है। तो ये लंबाई और मोटाई दोनों को बढ़ा देता है कौन? जिबरेलिन। और जिबरेलिन को हम लोग फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है, जिबरेलिन के बाद में आता है साइटोकाइनिन। क्या आता है? साइटोकाइनिन। और इस साइटोकाइनिन के कारण क्या होता है दोस्तों? पेड़ पौधा हमेशा हरा भरा दिखता है। तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन के कारण पेड़ पौधा कैसा दिखता है? हरा भरा दिखता है। ये बात आपको याद रखना है। साइटोकाइनिन हो गया। फिर और हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस के ज़बरदस्त 25 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस, सीएचएसएल, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, काफ़ी शानदार जानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में लगा हुआ है, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? हम लोग जानते हैं हेलोजन आवर्त सारणी, अगर आपने पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में एक समूह होता है हेलोजन समूह। कौन सा समूह होता है? हेलोजन समूह। और हेलोजन समूह जो है दोस्तों आवर्त सारणी के 7वें वर्ग में है। किसमें है? आवर्त सारणी के 7वें वर्ग में हेलोजन समूह आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 7वें नहीं, सॉरी दोस्तों, 17वें वर्ग में यह आता है। ठीक है। और इस हेलोजन समूह में कुछ तत्व आता है, आपको याद रखना होगा। वह कौन सा तत्व है? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, स्टेटिन। तो ये तत्व आता है हेलोजन समूह में, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और इन सब में जो सबसे
अधिक अभिक्रियाशील है वो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि कहाँ दिख रहा है आपको फ्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन मित्रों अगर पूछ लेता कि हाइड्रोजन समूह में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो आपने बता दिया फ्लोरीन है। अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछे कौन है, तो अब आपको बताना है कि ये जो आपका आयोडीन है ना दोस्तों, ये हाइड्रोजन समूह में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं हरित गृह प्रवाह। क्या कहते हैं, हरित गृह प्रवाह। ग्रीन हाउस गैस को हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह प्रवाह कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा आता है, और इस हरित गृह प्रवाह में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा गैस आता है। तो सबसे जो प्रमुख मात्रा में जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार प्रमुख मात्रा में CO2 है। क्या है, CO2 आपका हो गया। फिर CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, यह भी ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार है। फिर O3 जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं, यह भी ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार है। फिर N2O आपका हो जाएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यह भी ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार है। फिर CFC जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसके कारण भी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है, हरित गृह प्रभाव होता है। तो और जलवाष्प, तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। तो आप ऑप्शन में देखिए कि इस सब ऑप्शन में कौन आपको नहीं दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख गया, तो ये ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होगा, ठीक है, नहीं ना पूछ रहा है। और मीथेन भी मैंने आपको बता ही दिया हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, तो यह भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख घटक है। कहीं पर मैंने आपको ऑक्सीजन लिखाया हूँ, नहीं लिखाया हूँ। O3 का मतलब क्या गया, ओजोन गैस होता है, तो कहीं पर नहीं लिखाया हूँ। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछ लेता क्वेश्चन इसी में कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख घटक कौन है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, CO2, ठीक है। सबसे प्रमुख घटक कौन है, CO2 है। लेकिन इन सारे जो जितने भी गैस मैंने अभी आपको बताया, ये सब ग्रीन हाउस गैस का घटक है, ठीक है। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ एग्ज़ाम एनालिसिस बात बताता हूँ जो आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था। क्या किया गया था, कंट्रोल के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था। इस प्रोटोकॉल को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था, तो आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। और यह क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ किया गया था, जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा कि कब हुआ था, तब मैं आपको बताता हूँ कि 1997 में। कब हुआ था, 1997 में। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आप जो भी वीडियो देखते हो, जो भी प्रश्न को आप समझते हो, अगर वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड चाहे कोई भी समस्या हो, तो आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि मैं उसको और बेहतर से बेहतर सुधार कर सकूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है। हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक रबर जो होता है दोस्तों, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और भी शानदार प्रश्न बताता हूँ, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, रबड़ का अगर पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो रबड़ का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है थाईलैंड में। कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है। और थाईलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों? हम तो जानते हैं कि थाईलैंड को हम लोग सफ़ेद